धुंधला दिख रहा है गुरुजी, क्लियर नहीं दिख रहा है एकदम। अच्छा, गुरुजी साफ दिख रहा है, उनका नेटवर्क थोड़ा सा वीक होगा। साफ दिख रहा है गुरुजी। चलिए, तो वहां पे पराक्रमेश कोई बोला शनि, कोई बोला मंगल। मंगल वाले हाथ उठाए। गुरुजी मंगल। शनि है गुरुजी, शनि शनि। गुरुजी शनि है। शनि है, गुरुजी मंगल मंगल। शनि। शनि। तो जो लोगों ने मंगल बताया, अब उन्होंने पता नहीं कैसे बताया, ये है पराक्रम का भाव, तीसरा भाव। तो तीसरे भाव में राशि कौन सी है? कुंभ राशि। कुंभ राशि का स्वामी कौन हुआ? शनि। तो पराक्रमेश कौन हुआ? शनि। शनि। गुरुजी उन्होंने जिन्होंने हाँ। शनि मंगल बताया होगा वो कारक समझ के बताए होंगे। अच्छा, कोई बात। अब यहाँ पे सप्तमेश कौन है? बुध। सप्तमेश बुध। चलिए, बहुत सुंदर। इसका मतलब आप लोगों का अध्ययन, आप लोगों की तैयारी ठीक चल रही है। तो चलिए, हम आप लोगों को थोड़ी सी आगे की बात अब हम लोग बताते हैं। आपके सामने एक किताब मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ। कृपया म्यूट करिए आप लोग, म्यूट करिए। मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? जी गुरुजी। जी गुरुजी दिखाई दे रही है। जी हाँ। जी 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 गुरुजी। चलिए, तो कल हम लोगों ने इसको देख लिया था और ये देख लिया था, और हम लोग जो है ये भी जान चुके हैं। ग्रहों का अधिकार क्षेत्र के बाद आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। तो सूर्य का अधिकार क्षेत्र हड्डी है, सिर प्रदेश है। मान लीजिए एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे सिंह राशि हो, सपोज दैट, मान लीजिए यहाँ पे सिंह राशि हो, तो ऐसे व्यक्ति को हड्डियों की भी समस्या होती है, क्योंकि सूर्य हड्डी जो है, हड्डी का कारक सूर्य है। सिर का भाग भी सूर्य। चंद्रमा जो है रक्त मुख के आसपास, मंगल मज्जा मुख के आसपास, बुध त्वचा नाभि के निकट स्थल, गुरु चर्बी नासा नाक और नासिका के मध्य, और जो है शुक्र वीर्य नेत्र और पैर, शनि स्नायु पेट, राहु केतु पेट पर। अब हम चलते हैं। गुरुजी सज्जा क्या होता है? क्या? मज्जा? हाँ सॉरी, मज्जा। हाँ, मांस के साथ ही उसी में इंक्लूडेड कुछ मज्जा होता है ना? बोन मैरो। 7 धातुएं होती हैं। हाँ? बोन मैरो। नहीं नहीं, मज्जा धातु होती है। 7 धातुएं हमारे शरीर में पाई जाती हैं, उनमें से एक है मज्जा। गुरुजी एक प्रश्न है। पूछिए। जैसे आपने कहा कि अगर सूर्य हमारे उस भाव में रह करके उसको हड्डी का रोग होगा, जब सूर्य नीच का होगा तब होगा कि जब सूर्य उच्च का होगा तब होगा? हाँ, ये सवाल बढ़िया है। अब आज हम लोग जो है इसी पर बात भी करने वाले हैं। चलिए, आइए अब सब लोग बड़े ही सावधान हो जाइए। मैं बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें बताने जा रहा हूँ, बहुत ही सावधान हो जाइए। ग्रहों की कोई भी ग्रह हो तो उसकी अवस्था होती है, बहुत ध्यान से समझिएगा, और नहीं समझ में आएगा तो आप हमसे दोबारा भी पूछ सकते हैं, ठीक है? तो ग्रहों की आयु होती है 30 डिग्री। कितना? 30 डिग्री। यहाँ से ये चलते रहते हैं, यहाँ से ये चलते हैं। मान लीजिए कि ये जन्म कुंडली है और यहाँ पे मान लीजिए बुध है। बुध मान लीजिए सिंह राशि है, तो मान लीजिए यही सिंह राशि है, तो सिंह राशि में बुध प्रवेश करेगा, तो प्रवेश करेगा, चलेगा चलेगा चलेगा,
चलेगा चलेगा, यहाँ से यहाँ तक ये पहुंचेगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक की जो आयु है ये 30 अंश है। इसके बाद ये दूसरे घर में प्रवेश कर जाएगा। तो ये इसका जो है टोटल यहाँ से इसकी दूरी जो है 30। अब भैया अब ये समझिए, तो बुध जब तक म्यूट करिए, बुध जब तक 3 अंश, म्यूट करिए, म्यूट नहीं कर रहे हैं आप लोग, म्यूट नहीं कर रहे हैं आप लोग, म्यूट करिए, बिल्कुल बहुत ध्यान देने वाली बात है। तो बुध जो है यहाँ से चलेगा तो यहाँ 3 अंश तक, जब आप कुंडली देखते हैं तो पहले देखिए कि कोई भी ग्रह कितने अंश पर है। तो अगर 3 अंश पर है तो यहाँ पर ये क्या होगा, एकदम इसका जन्म हुआ है। समझ लीजिए एक कि हर ग्रह की आयु 1 से 30 अंश। तो यहाँ से यहाँ तक ये बिल्कुल समझिए कुछ नहीं है, तभी इसका जन्म हुआ, अबोध बालक है। यहाँ से यहाँ तक शिशु है, यहाँ से यहाँ तक ये युवा है, यहाँ से यहाँ तक प्रौढ़ है, यहाँ से यहाँ तक वृद्ध है, और यहाँ 27 से 30, 27 डिग्री से 30 तक ये मृत है, मृत। तो जब ये बच्चा रहेगा तब इसका फल बिल्कुल बहुत कम होगा, इतना कम फल होगा कि कुछ होगा ही, बहुत कम फल होगा। शिशु में रहेगा तो इसका बल थोड़ा सा और बढ़ जाएगा जब इसकी अवस्था रहेगी। जब ये युवा बनेगा तो कोई भी ग्रह सबसे ज्यादा फल युवा में देता है। लेकिन ऐसे कुछ ग्रहों की जैसे बुध जो है युवा अवस्था में अधिक बली होता है। क्यों? क्योंकि ये युवराज है, इसलिए बुध जिसका जिसका जैसे मैंने अभी हाल में केस देखा था, तो मतलब लड़के लड़की उनका जो है बुध बहुत स्ट्रांग था, बुध की महादशा चली तो उन्होंने 16 वर्ष की आयु में उन्होंने प्रेम किया, और शायद 17-18 कितने वर्ष की आयु में उन्होंने विवाह कर लिया, कम उम्र में ही। तो क्यों? क्योंकि वहाँ बुध प्रभावी था। तो बुध जो है युवावस्था में बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन गुरु प्रौढ़ावस्था में मजबूत होता है ना, ऐसे ही। तो कोई भी ग्रह जो है युवावस्था में अधिक फल देगा। फिर प्रौढ़ावस्था में हर मनुष्य की आयु होती है ना, तो जैसे जब प्रौढ़ होगा तो बली तो होगा, काम खूब करेगा, मेहनत खूब करेगा, इस शरीर में थोड़ी सी युवावस्था की अपेक्षा कमजोरी रहेगी, तो फल में युवावस्था की अपेक्षा 10% की कमी होगी। वृद्धावस्था में फल में थोड़ी सी और कमी हो जाएगी, मृत अवस्था में फल एकदम शून्य के बराबर या एकदम कम हो जाएगा। क्या मेरी बात आप लोग समझ पाए? गुरुजी, ये जो जी बिल्कुल। प्रौढ़ावस्था और युवावस्था ये सारे ग्रहों की अलग अलग होती है या एक ही मतलब सेम होती है सबकी की डिग्री? जैसे 11 डिग्री पे हो तो वो युवा होगा या कितना, कैसे? लगभग लगभग सभी ग्रहों का एक जैसा होता है, कुछ ग्रहों में अंतर होता है। वो अंतर इसलिए होता है कि कौन ग्रह किस अवस्था में अधिक प्रभावी होगा। म्यूट करिए भैया। गुरुजी, सुरजीत, हाँ जैसे आपने बताया कि ये मृत अवस्था में बिल्कुल शून्य के बराबर फल होता है, और कुछ ग्रह हाँ। होते हैं जो नीच हो जाते हैं, नीच होके मतलब नीच का प्रभाव देते हैं। अगर कोई ऐसा ग्रह हो जो नीच भी हो और मृत भी हो तो फिर उसको हम क्या गिनेंगे? अगर कोई ग्रह, वैसे यहाँ का सवाल नहीं, फिर भी मान लीजिए किसको, किसी एक एग्जाम्पल का ले ले, मंगल का ले लेते हैं। तो मंगल की नीच राशि है चंद्रमा कर्क। मान लीजिए यहाँ पर मंगल है और मंगल 3 अंश है, ठीक, मंगल 3 अंश का होकर के कर्क राशि में विराजमान है। अब ये नीच का भी है, मृत का भी है, तो मृत होने के कारण फल में थोड़ी इसके कमी आएगी। लेकिन अगर ये कोई भी राशि नीच का हो जाता है तो उसके निगेटिव फल, वक्री ग्रह, नीच ग्रह, उनके ग्रहों, उनके फल के अशुभता में वृद्धि हो जाती है। तो हो सकता है जब स्ट्रांग ग्रह, जो ग्रह, म्यूट नहीं करते आप लोग भाई, कृपया म्यूट करिए, है ना, नहीं तो फिर मैं, या तो फिर मैं ब्लूटूथ अपने कान में से निकाल दूं, केवल मैं बोलता रहूं, आप लोग सुनते रहिए, है ना। चलिए, मान लीजिए यहाँ पर मंगल नीच भी है और मृत भी है, और कोई ग्रह दूसरा है, जैसे मान लीजिए सूर्य या बुध या कोई भी ग्रह जो स्ट्रांग है, तो जब इसकी दशा महादशा चलेगा तो यहाँ मंगल का प्रभाव कम रहेगा, है ना, मंगल का प्रभाव कम रहेगा।
ये इसके नीचत्व होने के कारण अशुभता में वृद्धि रहेगी, लेकिन इसके मृत प्राय होने के कारण इसके फल में थोड़ी न्यूनता रहेगी। लेकिन जब इसकी दशा या महादशा आएगी तब इसके अशुभता का भी फल मिलेगा, इसके नीचत्व का भी फल मिलेगा। अच्छा, दूसरी बात, अगर ये मृत हो गया, मान लीजिए मंगल, मैं बहुत ज्यादा स्पीड अगर नहीं बोल रहा हूँ शायद आप लोग समझ पाएंगे। मान लीजिए, हाँ, मान लीजिए कि कोई ग्रह, अब ये मंगल जो है 3 अंश है, मृत भी है और जो है ये नीच का भी है। अब भैया इसका जब दशा या महादशा आएगा, मान लीजिए कि एक सवाल और भी करता हूँ, दोनों का उत्तर एक साथ देता हूँ। कोई ग्रह अस्त है या कोई ग्रह भंग हो रहा है या किसी की स्थिति खराब हो रही है, कोई ग्रह एकदम निगलेक्ट हो रहा है। मान लीजिए यहाँ पर जो है मंगल हो रहा है और यहाँ पे मंगल निगलेक्ट हो रहा है, ठीक है, नीच भी है और मृत भी है, 3 अंश है। तो क्या यहाँ मंगल, अगर कोई कहे कि भैया मंगल कम फल देगा या मंगल, तो ऐसी स्थिति में या मंगल अस्त हो जाए, कुछ लोग बोल देते हैं कि अस्त हो जाता है तो फल नहीं देता। तो ऐसी स्थिति में आपके दिमाग में एक सवाल उठना चाहिए। सवाल उठना चाहिए क्या, यहाँ 4 होगा तो यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, 9, 10, 11, 12, 1। अब इसका जो है द्वितीय और सप्तमेश ये हो गया मंगल। अगर मंगल यहाँ फल अस्त होने के कारण या मृत होने के कारण अगर ये फल नहीं देगा, तो द्वितीय का काम और द्वितीय भाव का काम और सप्तम भाव का काम कौन करेगा, इसका फल कौन देगा? तो भैया इसका उत्तर है सीधा सीधा कि इसका उत्तर सप्तम भाव और द्वितीय भाव दोनों का काम मंगल ही करेगा। इन दोनों के फल में अशुभत्व की प्राप्ति होगी कम। और जो मंगल का, जैसे अब मैंने क्या बताया था कि हर ग्रह का प्लस और माइनस 2 पहलू होते हैं ना, एक स्ट्रांग पॉजिटिव, एक निगेटिव। अब इसमें भी अगर वो स्ट्रांग है तो पॉजिटिव स्ट्रांग है तो पॉजिटिव स्ट्रांग अधिक फल देगा, निगेटिव स्ट्रांग है तो निगेटिव स्ट्रांग अधिक फल देगा। अगर मान लीजिए कमजोर है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में फल देगा लेकिन कम देगा। क्यों? क्योंकि कमजोर है। मान लीजिए ये शिशु है तो फल देगा मगर कम फल देगा। अगर निगेटिव है और कमजोर है तो निगेटिव फल भी देगा मगर कम देगा, है ना। लेकिन ऐसी स्थिति में द्वितीय का सप्तम का भी फल इसी के हाथ में है, यही देगा। और जब इसकी दशा महादशा आएगी तो इसके फल में वृद्धि हो जाएगी, तभी अपना फल देगा। मेरी बात समझ पाए आप लोग? जी गुरुजी, कुछ समझ में आया। सर इसी से जुड़ा एक सवाल है मेरा, पूछ सकते हैं? गुरुजी एक बार और बता दिया जाए। अच्छा चलिए, ये हम आपको आगे बता देंगे। हाँ, सर, कोई इसी सवाल से- पूछ रहे थे। जैसे अगर हम कर्क लग्न की कुंडली देखते हैं तो उसमें पंचम भाव में चंद्रमा आता है तो नीच का हो जाता है, और अगर वृश्चिक लग्न की कुंडली देखते हैं तो मंगल अपने नवम भाव में जाके नीच का हो जाता है। तो वहां पे फिर से बोलिए। कर्क लग्न की कुंडली में अगर हम चंद्रमा की स्थिति देखें पंचम भाव में, वो नीच का हो जाता है। और अगर वृश्चिक लग्न की कुंडली में देखें तो नवम भाव में जाके वो नीच का हो जाता है मंगल। तो ऐसे में मंगल को कमजोर समझेंगे या मंगल को और पावर बढ़ाएंगे कि अच्छा रिजल्ट दे वो, या हम ये कहेंगे कि नीच राशि में है तो इसलिए हम उसका रत्न नहीं पहना सकते, या हम उसका जो है एक का पूछिए तो मैं आपको बिल्कुल समझा दूंगा, इस चीज को क्लियर कर किसी दूंगा। का भी बता दें। एक का पूछिए। हाँ, एक का पूछ, नहीं आप एक का किसी का भी पूछ लीजिए। कर्क लग्न है सामने, कर्क लग्न का बोलूं? जी जी। हाँ, कर्क लग्न में स्थिति क्या सवाल था आपका, बताइए। चंद्रमा पंचम भाव में। चंद्रमा पंचम भाव में, तो यहाँ पे ये नीच का हो जाएगा। हाँ। तो अब इसकी स्थिति कैसे हम आकलन करेंगे? हाँ, बहुत सुंदर। अब चंद्रमा की स्थिति आकलन ये करेंगे कि इस कुंडली में लग्न का मालिक है चंद्रमा, पूरी कुंडली का मालिक हो गया चंद्रमा, लग्नेश।
अब ये चाहे नीच रहे, चाहे कमजोर रहे, चाहे जैसे रहे, ये फल देगा ही देगा। एक बात, कितने अंश पे है? अब 16 पूरी अंश। कुंडली इसके अंडर में आ गई। अब पूरी कुंडली, अब 16 अंश, पूरी कुंडली जब इसके अंडर में आ गई, पूरी कुंडली का मालिक ये हो गया। लग्नेश होकर के बैठा त्रिकोण में, तो शुभत्व की वृद्धि हुई, शुभत्व की प्राप्ति हुई इसे, है ना। लग्नेश होकर के पंचम में बैठा। मैं आपको एक बात बताऊं, लग्न जो केंद्र है ये शुभ होता है, त्रिकोण जो है शुभ होता है। तो अगर कोई ग्रह शुभ में हो, शुभ ग्रह शुभ में हो तो अच्छा फल देता है। अगर मान लीजिए कोई लग्नेश कुंडली का मालिक, पूरे घर का मालिक, अपने पंचम भाव, देखिए मैंने क्या होता है, सबसे ऊपर होता है लग्न प्रभाव में, दूसरे नंबर पे आता है, सब दूसरे नंबर पे आता है। गुरुजी लग्नेश तो सदैव बली होते हैं। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि लग्नेश सदैव बली होता है। लग्नेश खराब हो जाए, मैं परसों आपको एक बात बताया था, म्यूट करिए म्यूट करिए म्यूट करिए। मैं परसों एक बात बताया था आप लोगों को। आज क्लास बंद, आज आप लोगों के क्वेश्चन आंसर। चलिए ठीक है। जो है, हाँ, बोले लग्नेश सदैव बली होता है, ये बात बिल्कुल गलत है। अगर लग्नेश कमजोर हो जाता है तो पूरी कुंडली की स्थिति खराब हो जाती है, क्योंकि रिसीवर कमजोर हो जाता है। बहुधा कंडीशन में लग्नेश कमजोर होता है। अब कोई क्वेश्चन अभी मत करिए, इनके क्वेश्चन को पूरा होने दीजिए। यहाँ पे लग्नेश पंचम भाव में होने के कारण यहाँ चंद्रमा बली एवं शुभ होगा। ये आपका उत्तर है भैया, इससे संतुष्ट है कि और समझाऊं? गुरु जी, इसकी डिग्री चाहे जो हो, जैसे यहाँ पे 16 डिग्री माना गया है, अगर ये 3 डिग्री का है या 27 डिग्री का है तो भी ये बली मानेंगे? बिल्कुल, क्योंकि लग्नेश है ठीक है, तो और यहाँ पे पंचम में है। इनका स्टोन बताया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्टोन किसका पहन बताया जाता है? आपको बात, उपाय 3 प्रकार के होते हैं ज्योतिष में। एक होता है जप, एक होता है रत्न, और एक होता है दान। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, वैसे मैं अंतिम में बताता। तो जब ग्रह को स्ट्रांग करना हो तब जप करवाना चाहिए, सॉरी, रत्न पहनना चाहिए जब ग्रह को स्ट्रांग करना हो। क्यों? क्योंकि रत्न काम कैसे करता है, जो कोई भी रत्न होता है तो उसका एक रंग होता है। मान लीजिए पुखराज, तो होता क्या है, हमारे जो आकाश मंडल है, आकाश मंडल में सभी ग्रह अपने, कौन अनम्यूट किया? हाँ, आकाश मंडल में सभी ग्रह विद्यमान है अपने अपने स्थान पर, और वो अपने अपने स्थान में विद्यमान होने, सबकी अपनी अपनी किरणें होती हैं। सभी ग्रहों की अपनी अपनी किरणें होती हैं। तो क्या, जैसे हमारा बृहस्पति कमजोर है, हमको करना है स्ट्रांग, तो हमने पहन लिया पुखराज। जब हमने पुखराज पहन लिया सोने में तर्जनी उंगली में, तब ये पुखराज क्या करेगा, ये बृहस्पति की किरणों को खींचेगा, क्योंकि सूर्य की किरणों के आगे किसी और ग्रह की किरणें नहीं दिखाई देती। लेकिन फिर भी जब हम पुखराज पहनेंगे तो पुखराज जो है बृहस्पति ग्रह की किरणों को खींचेगा, तो हमारे त्वचा में, स्किन में टच होकर के हमारे पूरे शरीर में उसकी किरण, उसकी एनर्जी प्रवाहित होगी, तो हमारे शरीर में बृहस्पति के लक्षण, बृहस्पति के प्रभाव की वृद्धि होगी। ऐसे रत्न काम करता है। तो जब स्ट्रांग करना हो तो रत्न पहने। अब नो क्वेश्चन, पूरा होने दीजिए, पहले पूरा हो जाने दीजिए। फिर दान, जब कोई ग्रह खतरनाक फल दे रहा है, बुरा फल दे रहा है ना, तो जब बुरा फल दे रहा है तो उसको हमें, अगर हम उसका रत्न पहन, जैसे अगर वो और बली होगा तो उसके फल में भी वृद्धि होगी, कि उसका फल कैसा है, बुरा फल है, तो ऐसे में उसको हम रत्न नहीं पहनाएंगे। ऐसे में क्या करेंगे, हम उसका दान दिलवाएंगे। कोई भी चीज दान देने से उसका प्रभाव खत्म होता है।
जैसे इसीलिए बोलता है अगर आपका चंद्रमा बहुत मजबूत हो, अच्छा हो, तो सोमवार को सफेद चीज दान मत दीजिए। अगर गुरु अच्छा हो तो गुरुवार को पीला चीज दान मत दीजिए। लेकिन वही अगर शनिवार, शनि खराब है, बुरा फल दे रहा है, तो शनि का दान दीजिए, राहु का दान दीजिए। तो कोई बुरा फल दे रहा है, उसके प्रभाव को कम करना है, खत्म करना है, तो दान और ये जो जप है, ये दोनों काम करता है। हाँ पूछिए भैया, अगला क्वेश्चन। गुरुजी, सर यहाँ पे अगर हम चंद्रमा को गुरु अशुभ नीच मान का रहे हैं, हो, तो हम यहाँ एक एक अगर एक गुरु लोग नीच पूछे। का हो, बोलूं मैं, गुरु अगर नीच का हो तो क्या पुखराज पहनने से लाभ होता है या फिर हानि होती है? गुरुदेव, एक गुरु से रिलेटिव और क्वेश्चन है। अगर गुरु उच्च का अष्टम भाव में बैठा हो तो क्या जा सकता है? उच्च का है ना? ठीक है। अभी कल हमारे सामने कुंडली आई थी, उस कुंडली में ये स्थिति थी और मैंने उसके वैवाहिक जीवन को दुखमय बताया। मैंने उसके लड़की की कुंडली थी, मैंने उसके वैवाहिक जीवन को दुखमय बताया और उसके विवाह में भी बहुत देरी इत्यादि बताया। तो भैया जिसका गुरु से रिलेटेड क्वेश्चन है, अगर गुरु उच्च का न हो और लग्नेश ना हो तो गुरु जहां बैठेगा उस स्थान की हानि करेगा। गुरु जहां बैठेगा उस स्थान की हानि करेगा। अगर गुरु यहाँ बैठेगा तो इस स्थान की हानि करेगा, गुरु यहाँ बैठेगा तो इस स्थान की हानि करेगा। अब दूसरी बात, एक नियम और है त्रिक भाव में। त्रिक भाव किसे कहते हैं? 1 2 3 6 8 12, मतलब 6 8 12, इसको बोलते हैं त्रिक भाव। त्रिकेश कहीं भी बैठे, त्रिकेश कहीं भी बैठे वो बुरा फल देने वाला ही होता है, इसलिए वह शुभ फल प्रदान करता होता है। एक बात। दूसरी बात, अगर इस भाव में कोई ग्रह बैठता है तो यहां भी वह बुरा फल अवश्य प्रदान करेगा, क्योंकि ये दुर्भाग्य का भाव है। तीसरी बात, उम्मीद है समझ पा रहे होंगे आप लोग। तीसरी बात, एक बात और बहुत जरूरी जो लोग मिस करते हैं, उसको मिस नहीं करना चाहिए। मान लीजिए कोई ग्रह खराब फल दे रहा हो या बुरे स्थान पर बैठ गया हो, मान लीजिए कि अष्टम पे ही यहीं पे बैठ गया, मान लीजिए अब इसका काम हो गया बुरा फल देना, बुरा फल देना काम हो गया ना, तो ये ग्रह यहाँ का अपना फल देगा, अष्टमस्थ होने का अपना फल देगा, किंतु वो जिस भाव का जहां का स्वामी होगा वहां का भी फल प्रदान करेगा। तो जहां का स्वामी होगा उसका फल जो है उसके अंडर में रहेगा, तो वो फल भी प्रदान करेगा। अभी भैया ने पूछा था कि उच्च का गुरु यहाँ अष्टम में अच्छा फल देगा कि बुरा फल देगा, उसका उत्तर तो हमने दे दिया भाई। लेकिन अब जो है उच्च नीच का मतलब क्या होता है, अब आपको ये बताता हूँ। खैर वैसे आज की कक्षा का यही विषय था, आज की कक्षा का विषय था बलाबल उच्च नीच मूल त्रिकोण। ये क्या लिखा है? उच्च। उच्च। गुरुजी ब्लैक बोर्ड वाली स्क्रीन बड़ी कर दो, ये किताब वाली छोटी कर दो गुरुजी, ब्लैक बोर्ड पे कम चमक रहा है। पिन कर लो भैया, सही है सब, साफ है साफ है। नहीं वो किताब वाली बड़ी ओढ़ दी ना, और बाद ब्लैक, हाँ बस बस अब ठीक है, अब ठीक है, बस बस बस। मूल त्रिकोण स्वगृही। हाँ एक बात का और ध्यान रखना भैया, आप जिस ग्रह का फलादेश कर रहे हो,
जैसे मान लिया किसी ने गुरु का ही किया था अष्टमस्त, आप ध्यान दो लग्नेश कौन है, पूरी कुंडली का मालिक लग्नेश है, और जो जिस ग्रह का आप फलादेश कर रहे हो वो लग्नेश का मित्र है या शत्रु है। जैसे अगर तुला लग्न की कुंडली हो तो वहां पे गुरु जो है खराब, अगर मान लीजिए सूर्य भी खराब, अगर मान लीजिए जो है मेष लग्न की कुंडली हो तो वहां पे सूर्य और मंगल की स्थिति अच्छी बनेगी। ऐसे मतलब ये विचार कर लेना चाहिए कि इनके जो मित्र, ये कुंडली का मालिक कौन है, इसका मित्र है कि वो है। ठीक है, चलिए स्वगृही, इसके बाद उच्च मूल त्रिकोण स्वगृही मित्र राशि, मित्र राशि। तो कोई भी ग्रह सबसे अच्छा फल या सबसे हाईएस्ट फल इसका जो है जब पॉजिटिव में या सबसे प्रबल देगा कब, जब वो उच्च का होगा। ठीक, जब उच्च का होगा तो सबसे हाईएस्ट फल अच्छा फल देगा। वही जब ये नीच का हो जाएगा तो सबसे हाईएस्ट बुरा फल देगा। यही बस अंतर समझ लेना है। ठीक है, जब उच्च का होगा तो सबसे हाईएस्ट फल देगा, मतलब उसका पावर जो है सबसे हाईएस्ट रहता है। और इस उच्च से कम पावर, उच्च से कम पावर मूल त्रिकोण का रहता है, उच्च से कम पावर मूल त्रिकोण का रहता है। अभिषेक पांडे जी। गुरुजी नवरत्न जैसे अपने पहनते हैं तो नवरत्न मतलब क्या वो उसमें रहता है, जैसे मतलब जो है अपने को जो ग्रह में वो कोई वो बताते हैं कि जो शांति मिलती है उससे, और फिर कोई बुद्धि विवेक भी काम नहीं होता उससे। आपके प्रश्न के न तो सिर है न तो पैर जी। और न तो टाइम, सॉरी, है ना। अब जो है मूल त्रिकोण के नीचे जो है ग्रह जो उच्च होते हैं वो हम अंश के हिसाब से उसको उच्च मानते हैं और इसके हिसाब से हम उसको नीच मानते हैं। नहीं, उच्च नीच राशि का होता है। ठीक है, अगर आप लोगों के आज के क्वेश्चन सेशन समाप्त हो जाए तो मैं फिर पढ़ाना शुरू करूंगा, तो आपको बलाबल उच्च नीच यही मूल त्रिकोण यही बताऊंगा। आपके क्वेश्चन सेशन समाप्त हो जाए। भारती जी आपने तो इसी से जुड़ा हुआ इसी से जुड़ा हुआ मेरा वो प्रश्न था, गुरु जी को कंप्लीट कर लेने दीजिए एक बार, उसके बाद सब लोग क्वेश्चन पूछिए। नहीं, इससे जुड़ा हुआ पैर नहीं था सबको। अभिषेक जी आपका क्वेश्चन तो मुझे ही नहीं समझा, आप इससे जुड़ा था क्या था? नहीं, अब वो तो राम जाने। कर्क लग्न की कुंडली में चंद्रमा नीच की स्थिति में नवम भाव में पंचम भाव में बैठा है, तो ये हुआ तो नीच का हुआ ना, तो वो अपना परिणाम देगा, तो वो शुभता का परिणाम देगा या अशुभता का? मेरा प्रश्न सिर्फ इतना था। चलिए इसको कैंसिल करते हैं, अब आपके ही प्रश्न पे आते हैं। नहीं सर, इसी आज से आप लोग एक भी नहीं पूरा होने दोगे आप। गुरुजी एक ये पूरा कर दीजिए पहले। अरे आप लोग एक सिस्टमेटिक वे से क्लास चलने दीजिए, जब गुरुजी जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसको क्लियर कर लेने दीजिए, आपके सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे। कर्क लग्न बोल रहे थे भाई जी, इसीलिए बोल रहे थे ना कि क्वेश्चन मत पूछिए। हमारी तरफ से एक रिक्वेस्ट है, आज हमारी पढ़ाने की इच्छा नहीं है, सच बता रहा हूँ। आप पढ़ाइए, पर हम ये कर रहे हैं कि बीच में कोई ना बोले। बट जैसा नियम है क्लास का कि लास्ट में क्वेश्चन सेशन होता है तो वही रखा जाए। हाँ बस वही तो बिल्कुल यही है ना। जो लोग थोड़ा सा ज्ञान रखे हुए हैं उन लोगों को तो समझ में आ रहा है, इसमें जो कुछ नवीन है जो सीखने की चाह है उन लोगों को समझ में नहीं आ पा रहा। अरे भाई एक बात तो सुन लो, सभी पहले अपनी आवाज बंद करो, जो गुरुजी पढ़ा रहे वो पढ़ाने तो बाद की 15 मिनट में पर्सन करना। चलो भाई अब आज कर रहे हैं, सब करने दो, शांति बनाओ भाई प्रेम से। हाँ अभिषेक जी आप क्या पूछ रहे थे सवाल? सर मैं कह रहा हूं कि कर्क लग्न की कुंडली है। हाँ। और कर्क लग्न की कुंडली में पंचम भाव में चंद्रमा बैठे हैं, तो ये अपनी नीच की स्थिति में हो जाएंगे। तो यहाँ पे इनके अगर फल की हम बात करेंगे तो क्या ये अपने नीच का फल देंगे या अपने शुभ भाव में बैठे हैं तो ये अपने शुभ भाव का फल देंगे, क्योंकि ये लग्नेश भी हैं। हाँ, इसके लिए एक नियम है कि जब लग्नेश, ये सारे नियम आपको बताएंगे भविष्य में,
जब लग्नेश अगर षष्ठेश भी हो जाए, जैसे जो षष्ठेश होता है हमेशा बुरा फल देता है ना, तो अगर लग्नेश षष्ठेश हो जाए तो उसके बुरे फल जो देने वाला है, मतलब अशुभत्व, उसके अशुभत्व में कमी आ जाती है। जब लग्नेश अष्टमेश हो जाए तो इसके अशुभत्व के फल में भी कमी आ जाती है। तो जब जब यहाँ दोनों की स्थिति में कमी आ रही है तो यहाँ भी कमी आएगी, इसलिए यहाँ चंद्रमा शुभ फल प्रदान करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है लग्नेश है और पंचम भाव में बैठा है, तो इसलिए शुभ फल प्रदान करेगा। और जहाँ नीच की स्थिति आ गई, कभी कभी अपना नीचत्व वाला फल भी दिखा देगा, है ना। जी गुरुजी, लेकिन यहाँ ये शुभ फल देगा। क्या ऐसे में चंद्रमा को मजबूत किया जा सकता है रत्न पहना के? हाँ बिल्कुल, लग्नेश है जिससे मजबूत किया जा सकता है। अगर लग्नेश कम, आप एक बात ध्यान दीजिए, जिस कुंडली में लग्नेश दुर्बल हो, लग्नेश दुर्बल हो जाए, अगर संधि काल न हो, आप लोगों में से संधि काल जो लोग नहीं समझेंगे तो लोग बाद में पूछ लेंगे, ठीक है, अभी बताएंगे तो, या अभी बता सकते हैं। तो संधि काल न हो और लग्नेश दुर्बल हो, तो ऐसी स्थिति में उसको लग्नेश को मजबूत करना चाहिए, तभी बाकी चीजों का अच्छा। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों को एक बात बताया था कि ये फल देगा, किसको देगा? इसको देगा, ये बल देगा, ये धन देगा, ये बल देगा, ये सुख देगा, ये संतान देगा, विद्या देगा, ये रोग देगा, ये पत्नी देगा, ये आयु मृत्यु देगा, ये भाग्य देगा, धर्म कर्म देगा, ये आय देगा, ये व्यय देगा। नहीं, किसको देगा? इसको देगा, इसी को देगा ना, केवल किसी को देगा? लग्न को ही देगा। सब लोग सोचिए, एक छोटी सी बात है सोचने वाली, ये फल देने वाला है, ये फल देने वाला है, ये फल देने, किसको देगा? इसको देगा स्वयं, क्योंकि ये कौन है? ये स्वयं है, ये स्वयं है, ये तन है, ये लग्न है। आप लोगों की माइक जब अनम्यूट होती है और फिर आवाज आती है तो माइंड, कान में थोड़ा जब आवाज आती है तो माइंड डाइवर्ट होता है, इसलिए दोबारा एक बार बता दीजिए गुरुजी, जो है समझ में नहीं आएगा। कान करते लगा लेते हैं, कान में नहीं लगाते, ठीक है। चलिए, तो जो है ये रिसीवर है, ये क्या है? ये रिसीवर है और बाकी सब देने वाले हैं। अब ध्यान से आप एक बात सोचिए कि अगर सब लोग देने वाले हो, अगर लेने वाला ही कमजोर हो, तो क्या इनके फल को ले पाएगा, झेल पाएगा? कभी कभी कुंडली ऐसी आ जाती है भाई लोग कि लग्नेश होता है बहुत दुर्बल और पता चला और कोई ग्रह बहुत उच्च का हो गया और इस पर सीधे दृष्टि हो गई, तो वो इसको लग्न को खराब कर देता है। तो कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है कि दूसरे ग्रह इतने स्ट्रांग होते हैं कि लग्न को खराब कर देते हैं, क्योंकि लग्न जो है कमजोर हो जाता है। और एक नियम और भी है, यदि लग्नेश दुर्बल हो तो पूरी कुंडली समझ लीजिए कि उसका प्रभाव या भुगतान करती है ना। इसलिए रिसीवर हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। इसीलिए अगर चंद्रमा यहाँ है तो चंद्रमा को मजबूत करना चाहिए रत्न से। 5000 एक सेकंड लगा लो कान में। हाँ, अब बताइए गुरुजी। अब एक पर्सन मेरा भी है, जब बात चल रही है, एक चीज पढ़ते हैं मंगल के बारे में, एक नेक मंगल होता है और एक बद मंगल होता है, ये क्या होता है? मुझे नहीं पता है गुरुजी। एक प्रश्न मेरा है गुरुजी। गुरुजी आप बता के गुरुजी, लगन है, मंगल का लगन है, आठ उसमें लगन है, और वक्री गुरु स्वग्रही होके दूसरे स्थान पे बैठे हैं, स्वग्रही हो गए क्योंकि 9वां आ गया दूसरे घर में। तो गुरुजी इसमें फल कैसा देंगे? वो अच्छा देंगे या बुरा देंगे? अभी तो नहीं पता, गुरुदेव आज की क्लास का बताते हैं आपको। गुरुदेव आज की क्लास का टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है। गुरुदेव, हमें समस्या हो रही है, बार-बार लोग प्रश्न कर रहे हैं ना, हम जो टॉपिक से हमारा माइंड भटकता जा रहा है बार-बार इस कारण। कोई बात नहीं, अब सभी के सारे प्रश्न बंद, सभी के सारे प्रश्न बंद, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे की कक्षा में।
खुश रहिए नितेश जी। गुरु जी सब लोग अपने अपने कुंडली का पूछने आए, अगल हाँ बगल के हाँ कुंडली। मैं समझ रहा हूँ। सारे लोग अपनी भगवान कुंडलियां नमो देख नमः। रहे हैं। नहीं गुरुजी, मेरा नमो प्रश्न नमः भगवान, नमो नमः, नमो नमः नमो गुरुदेव। नमः नमः। आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि कृपया कक्षा को अनवरत चलने दीजिए और अब बीच में किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं होगा और किसी भी दिन प्रश्न के लिए आपको अंत में समय दिया जाएगा और आप अंत में ही प्रश्न करिएगा और किसी प्रकार का अगर प्रश्न आता है बीच में तो बिना किसी हिचक के कक्षा से निष्कासित कर दिया जाएगा वो बंदा, इसलिए कक्षा किसी प्रकार से डिस्टर्ब ना हो। हाथ जोड़ करके करबद्ध आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है और कक्षा को अनवरत आप लोग चलने दीजिए अगर आप चाहते हैं कि कक्षा सुचारू रूप से सबको मिल जाए तो। इसलिए पुनः एक बार हाथ जोड़ करके समय पूरी संस्थान की तरफ से मैं निवेदन करता हूं कि किसी प्रकार का बिना मतलब के टॉपिक न छेड़ा जाए, अन्य लोगों को भी पढ़ने का अवसर दीजिए, सभी को मिलूंगा। भगवान कंटिन्यू जी। अब हम बात करेंगे बलाबल की भी। आप लोग जितने लोग क्वेश्चन अभी तक पूछ रहे थे ना, वो मैं आप लोगों को उत्तर दे रहा था, मेरी गलती है। सभी के प्रश्न निराधार थे। अगर आप लोग आगे की कक्षा का अध्ययन करेंगे तो सारे उत्तर आपको अपने आप मिल जाएंगे, है ना। हमको बस ये, मैं आपको ये बता रहा हूँ, कुंडली को जो फलादेश करते हैं, उच्च नीच इत्यादि निकालते कैसे हैं, बस वो आपको सिखा रहे। तो आइए अब हम सीधे बात करते हैं बलाबल पर, ग्रहों के बलाबल, ग्रहों के बलाबल। तो सबसे पहले हम ग्रहों के बलाबल की यदि बात करें तो पहले हम बात करेंगे चंद्रमा की, क्योंकि इनका थोड़ा सा अलग भी है। शुक्ल पक्ष में आप अक्सर आकाश में देखेंगे तो शुक्ल पक्ष की द्वितीया को चंद्रमा पतला सा, तृतीया को और बड़ा, चतुर्थी को और बड़ा, पंचमी को और बड़ा, षष्ठी को बढ़ते जाता है। तो शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा को पूरा गोल चंद्रमा रहता है। तो ये ध्यान दीजिए, आकाश में चंद्रमा जितना बली होगा उतने ही बली जीवन में भी होगा, या उतने बली कुंडली में भी होगा, है ना। जैसे किसी सूर्य, अगर किसी व्यक्ति का जन्म दिन में होता है तो अगर उसका दोपहर में जन्म होता है, मध्याह्न में, तो ऐसे व्यक्ति का के जीवन में प्रकाश, रोशनी या आध्यात्मिक शक्ति बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत प्रबल होता है उसकी आध्यात्मिक शक्ति। ऐसे ही चंद्रमा अगर शुक्ल पक्ष में दशमी से लेकर, दशमी को चंद्रमा लगभग इतना तो रहता ही है ना, तो इसलिए दशमी से लेकर पूर्णिमा को पूरा हो जाता है। पूर्णमासी, इसके बाद पूर्णिमा से फिर घटना शुरू होता है, तो फिर लगभग कृष्ण पक्ष के पंचमी तक ये इतना बचा रहता है। इसलिए चंद्रमा शुक्ल पक्ष के दशमी से लेके पंचमी तक, कृष्ण पक्ष के पंचमी तक बली होता है। और इसीलिए आप देखेंगे, आप हॉस्पिटल जाइए, एम्स जाइए, किसी भी हॉस्पिटल जाइए, आप हार्ट अटैक, सुसाइड केस, आप ये दोनों केस उठा के देखिए तो आपको इसी के अंदर मिलेंगे। और सबसे ज्यादा तो त्रयोदशी से लेके तृतीया के अंदर मिलेंगे। हार्ट अटैक के बहुत मतलब 98% केसेस इसी टर्म में आपको मिलेंगे। अच्छा, और कमजोर कब होता है तो इसी का उल्टा कर लीजिए, ठीक है। अब आइए हम और ग्रहों की बात करते हैं। सबसे पहले आइए हम लोग देख लेते हैं उच्च और नीच। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की। सूर्य किस राशि में सबसे उच्च होता है भैया? मेष। मेष राशि का। बहुत बढ़िया। और नीच किस राशि का होता है? तुला लग्न का। तुला में। ये आपके सामने चार्ट तो है लेकिन समझना जरूरी है। तो सूर्य जो है मेष राशि में
उच्च का होता है। और इसी के जस्ट उल्टे साथ में हर ग्रह जहां पे उच्च का होता है उसके साथ में नीच का होता है। तो तुला राशि में नीच का होता है। फिर से आप लोग एक बार बोलिए। अब जिसको सूर्य उच्च किस राशि में होता है? मेष राशि में। नीच किस राशि में होता है? तुला राशि में। और सूर्य जो है त्रिकोण है। सूर्य की मूल त्रिकोण राशि कौन सी है? सिंह राशि। हाँ, सूर्य की मूल त्रिकोण राशि कौन सी है? सिंह राशि। अब देखिए, मूल त्रिकोण का क्या मतलब है? मूल त्रिकोण का मतलब ये भैया, अभी हमने कुछ देर पहले आपको बताया था कि कोई ग्रह जब अपना फल देता है तो सबसे बड़ी होता है उच्च में, फिर उसके बाद होता है मूल त्रिकोण में, उसके बाद होता है स्वगृही में, उसके बाद होता है मित्र गृह में। कोई भी आदमी अपने उच्च पावर कुर्सी पर बैठा हो, जब वो जैसे मान लीजिए आप अभी बन गए डीएम साहब, ठीक है, तो जब आप अपने कुर्सी पे म्यूट कर लीजिए, जब आप अपने कुर्सी पे बैठे होंगे तो लोग आपसे आएंगे मिलने के लिए, चाहे उस समय चाहे जो है तो आप सबसे ज्यादा पावर में। उसके बाद मान लीजिए आपको जो सरकारी बंगला आवास मिला है वो हो गया मूल त्रिकोण, ठीक है, तो वहां पे आप इससे कम पावर वहां पे होगी, फिर भी पावर होगी। इससे कम पावर आपके अपने घर में होगी, है ना, फिर इससे कम पावर आपके अपने मित्र के घर में होगी, और सबसे खराब स्थिति आपकी होगी शत्रु के घर में, शत्रु के घर में। अब बात समझ गए? जी गुरु जी ये वाला पूरा कर लीजिए। मेष राशि तुला त्रिकोण बता रहे थे ना, थोड़ा दोबारा से बता के एक बार क्लियर कर दीजिए। हाँ, तो मेष राशि में उच्च का, तुला राशि में नीच का, और सूर्य जो है सिंह राशि में मूल त्रिकोण का होता है, लेकिन एक अंश तक, एक राशि तक, एक अंश तक, ठीक है। 1 डिग्री से मान लीजिए सूर्य जो है सिंह राशि में है, लेकिन सूर्य की डिग्री जो है ये है 25 डिग्री, और किसी कुंडली में है 15 डिग्री। तो जहां पर 15 डिग्री है वो मूल त्रिकोण कही जाएगी, क्योंकि 1 से लेके 20 डिग्री तक, 20 अंश तक मूल त्रिकोण होता है। तो अगर 15 अंश है किसी कुंडली में तो मूल त्रिकोण है, लेकिन अगर कहीं 25 अंश है या 22 अंश है तो वो स्वराशि बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे याद करिए, सूर्य जो है सिंह राशि में 1 से 20 अंश तक मूल त्रिकोण का होता है, उसके बाद गुरु जी बताइए तो, दोबारा बताइए तो ये लाइन लिख लेते हैं, एक बार बता दीजिए दोबारा से, लिखना है को। सूर्य जो है सिंह राशि में 1 अंश से 20 अंश तक, किताब स्क्रीन दिखा, अच्छा स्क्रीन आप लोगों के सामने स्क्रीन शेयर नहीं है, ये जो है स्क्रीन दिखाई दे रही है। अरे ले स्क्रीन दिखाई दे रही है, किताब दिखाई दे रहा है? जी गुरुजी। ठीक है, तो 1 अंश से 20 अंश तक ये हो गया मूल त्रिकोण। उच्च कौन सा हुआ? मेष, और नीच हुआ तुला राशि। उच्च हुआ मेष, और इसमें भी एक चीज होता है, कौन अनम्यूट किया है भैया? म्यूट करिए। एक चीज और होता है भैया, क्या? परमोच्च परम नीच। मान लीजिए सूर्य जो है मेष राशि में उच्च का हो गया, उच्च का, इसमें भी एक होता है परमोच्च, मतलब परम उच्च। तो जैसे परम उच्च होगा वैसे परम नीच होगा। तो वैसे आप अपने स्क्रीन पर देखिए कि सूर्य जो है, सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है, और 10 डिग्री तक उच्च परमोच्च होता है। अगर सूर्य मेष राशि में 10 डिग्री के अंदर है, 10 डिग्री तक है, तो परम उच्च है, बाकी के बाद उच्च है मेष राशि में ही। और यही अगर सिंह राशि में है तो 20 अंश तक है तो मूल त्रिकोण, उसके बाद स्वगृही, उसके बाद तुला राशि में है तो तुला राशि में 10 डिग्री अंश तक है तो परम नीच हो गया,
उसके बाद जो है नीच है। ठीक है, क्लियर? चलिए अब चंद्रमा की बात करेंगे। मूल त्रिकोण जी। माने 6, 9 और 12? नहीं, अच्छा, मैंने एक बार फिर से अभी पहले भी बताया था, फिर से बता रहा हूँ। हर ग्रह जैसे कौन ग्रह कितना फल देगा, कितना पावरफुल है, ये कैसे पता चलेगा, या कौन कितना, तो जो कोई भी ग्रह अगर उच्च हो तो सबसे पावरफुल। अभी मैंने परम परम उच्च बताया, तो परम उच्च इससे भी ज्यादा पावरफुल। परम उच्च, उच्च, इसके बाद मूल त्रिकोण। कोई ग्रह उच्च के बाद मूल त्रिकोण में हो तो वो पावरफुल है ना। सबसे ज्यादा पावर परम उच्च में, उसके बाद उच्च में, उसके बाद मूल त्रिकोण में, उसके बाद स्वगृह में, अपने घर में। ठीक है, इसके बाद मित्र गृह में, मित्र के घर में। ठीक है, यहां तक शुभ है। इसके बाद शत्रु ग्रह में खराब फल देने वाला। समझ गए मूल त्रिकोण क्या है? मूल त्रिकोण जी गुरुजी। चलिए अब चंद्रमा का। चंद्रमा जो है कर्क राशि में, कर्क राशि इसकी अपनी राशि है ना। कर्क राशि इसकी अपनी राशि है। ये वृष राशि में उच्च का होता है। वृष राशि में उच्च का होता है। वृष राशि में उच्च का होता है और वृश्चिक राशि में नीच का होता है। वृश्चिक राशि में इसके जस्ट 7वें नीच राशि का होता है। उसमें भी 3 अंश पर हो तो परम उच्च, 3 अंश पर हो तो परम नीच। ठीक है, अब इसका मूल त्रिकोण राशि क्या है भैया? तो चंद्रमा का मूल त्रिकोण राशि भी वृष राशि ही है। तो देखिए, यदि चंद्रमा वृष राशि में 3 अंश तक हो तो उच्च हो गया या परम उच्च हो गया। ठीक है, और अगर 4 अंश से 30 अंश तक हो तो ये जो है मूल त्रिकोण में हो गया। सवाल आपसे पूछ लिया गया, चंद्रमा की उच्च राशि वृष, चंद्रमा की मूल त्रिकोण राशि वृष, चंद्रमा की अपनी स्व राशि कर्क, चंद्रमा की नीच राशि वृश्चिक। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे मंगल की। अरे आज अपनी कक्षा में अध्ययन अध्यापन उतना हो नहीं था, प्रश्न अधिक आ रहे थे, थोड़ा 15 मिनट था, है ना। मंगल भैया, मंगल, मंगल के पास 2 राशियां हैं अपनी, मेष और वृश्चिक। मेष और वृश्चिक ये इनकी अपनी राशि है। ये अपनी राशि इसलिए स्व राशि है भैया। तो मंगल का जो है उच्च राशि जो है मंगल का, आप लोग जानते हैं मकर राशि। उच्च राशि क्या है? मकर राशि। और इसी का नीच राशि होगा इसके जस्ट 7वें कर्क राशि। एक चीज आपको याद दिलाने के लिए बता दूं, सूर्य का उल्टा है शनि। सूर्य मेष का उच्च, तुला का नीच। शनि तुला का उच्च, मेष का नीच। ठीक है, मंगल मकर का उच्च, कर्क का नीच। गुरु कर्क का उच्च, मकर का नीच। ये थोड़ा सा इसमें ये संबंध है, इसको याद रखिएगा आप लोग। तो मंगल जो है मकर राशि में उच्च हो गया। और परम उच्च की अगर कोई बात की जाए तो 28 अंश, 28 अंश। और मंगल की जो मूल त्रिकोण राशि है, मंगल की जो मूल त्रिकोण राशि है वो है मेष राशि। कौन सी राशि? मेष राशि। मंगल की मूल त्रिकोण राशि है मेष राशि। ठीक है,
कहां तक? 12 अंश तक। अगर मंगल मेष राशि में 12 अंश तक है तो मूल त्रिकोण का कहा जाएगा। लेकिन अगर 13 के बाद है, 12 के बाद है तो स्व राशि का हो जाएगा, क्योंकि ये इसकी अपनी ही राशि है। अब आते हैं, बात करते हैं बुध की। वैसे आज के प्रश्नोत्तरी से आप लोगों को लाभ ये हुआ होगा कि ग्रहों के फलादेश का कौन मजबूत है, कौन कैसे है, इस चीज का आपको बहुत नॉलेज हुआ होगा, बहुत ही जो है अनुभव हुआ होगा। आज के प्रश्नोत्तरी का ये लाभ आपको अच्छा मिलेगा। तो बुध का भैया, बुध की अपने जो है 2 राशियां हैं। कौन कौन सी? एक है मिथुन और एक है कन्या। एक है मिथुन, एक है कन्या। तो भैया अब इसमें जो है इसका, ये जो आप इसको देख रहे होंगे, ये अब इसका जो है उच्च राशि है बुध का कन्या। देखिए बुध जो है अगर कन्या राशि में, बुध कन्या राशि में अगर 15 अंश तक हो, कितना हो? 15 अंश तक, तब जो है ये उच्च का होता है। अगर 15 से 20 के बीच में हो तब ये मूल त्रिकोण का होता है, और अगर 20 से 30 में हो तो स्व राशि का होता है। याद रखिएगा, बुध कन्या राशि में ही 15 अंश तक उच्च, 20 अंश तक मूल त्रिकोण और 30 अंश तक स्व राशि। बात समझ में आ गई? जी गुरुजी। हाँ हाँ, अब आगे चलते हैं हम लोग गुरु की। मैंने बताया था आप लोगों को मंगल की उच्च राशि कौन थी? मकर। मकर। तो गुरु की नीच राशि है मकर। हाँ, मंगल की नीच, मंगल की नीच राशि कर्क। मकर की ऑपोजिट हो गई ना गुरुजी, कर्क। हाँ जी जी। तो अब मंगल की नीच राशि कौन थी? मंगल की नीच राशि से कर्क। कर्क। तो गुरु की उच्च राशि हो गई कर्क। मंगल का जस्ट उल्टा है, ठीक है। तो गुरु की उच्च राशि हुई कर्क, गुरु की नीच राशि हुई मकर, गुरु की अपनी 2 राशियां है धनु और मीन, ठीक है। तो उच्च में हुआ जो है कर्क राशि में उच्च, जिसमें परम उच्च 5 डिग्री तक, मकर राशि में परम नीच 5 डिग्री तक। अब इसकी मूल राशि जो है धनु राशि में, धनु राशि में यदि 10 अंश तक है गुरु, तब ये मूल त्रिकोण का है। 10 अंश के बाद ये स्व राशि का हो जाता है, ठीक है। ये चार्ट आपके किताब पर भी है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ये याद रखने का चार्ट है, ये याद नहीं रहेगा तो काम नहीं चल पाएगा। चलिए बात करते हैं शुक्र की। गुरु जी, जो किताब में धन 10 30 कर्क मीन 30 तक मीन लिखा गया है, तो 10 के बाद एक मीन, वो उसकी अपनी राशि, उसकी अपनी राशि का वो दे दिया है ना। वो उसके अपने राशि स्व राशि का राशि अंश दिया है, ठीक है। जैसे उसकी स्व राशि 2 है धनु और मीन, है ना। तो धनु में जो है देखिए लिखा है, धनु के आगे लिखा है 10 से 30 लिखा है ना,
कि वही चीज मैं कंफर्म कर रहा था सर। हाँ तो लीजिए आप कंफर्म करिए। धनु में 10 से 30 स्व राशि है, लेकिन 10 के पहले मूल त्रिकोण है। 10 तक मूल त्रिकोण है, 10 से 30 तक स्व राशि है, यही लिखा है। समझ गए बात को? जी। अब बात करते हैं शुक्र की। तो शुक्र की भैया इनके पास जो है 2 राशियां हैं। ये एक ऐसा ग्रह है, पहले तो इनके पास है वृष और तुला। अब ये जो है शत्रु के घर में बली होता है, शत्रु के घर में उच्च होता है, ये ऐसा ग्रह है। तो ये मीन राशि किसकी है? बृहस्पति की। तो मीन राशि में ये उच्च का होता है, मीन राशि में ये उच्च का होता है। और नीच का होगा किसमें? कन्या में। कन्या में नीच का होगा। अब ये परम उच्च या परम नीच होता है 27 अंश, 27 अंश। इसकी मूल राशि है, देखिए इसका जो मूल त्रिकोण राशि है तुला, कितना? 5 अंश। इसके बाद 5 अंश के बाद यही इसकी स्व राशि हो जाएगी। 5 अंश तक मूल त्रिकोण है और 5 के बाद स्व राशि हो जाएगी। बात समझ में आई? क्लियर हुई? अब बात करते हैं शनि की। बात करते हैं शनि की। शनि के पास अपनी 2 राशियां हैं, मकर और कुंभ। ठीक, मैंने बताया था सूर्य की उच्च राशि कौन सी होती है? कर्क। मेष गुरुजी। तो सूर्य की मेष राशि में उच्च होती है, तो शनि की नीच राशि है मेष। शनि की नीच राशि है मेष। सूर्य की नीच राशि क्या होती है? तुला। तो शनि की उच्च राशि है तुला। शनि की उच्च राशि है तुला। कहां तक? 20 अंश, 20 अंश। अब इसका जो है शनि की मूल त्रिकोण राशि है कुंभ, कहां तक? 20 अंश। 20 अंश के बाद स्व राशि हो जाएगी। स्व राशि मतलब अपनी राशि, अपना घर। इतना तो आप लोगों को याद ही हो गया होगा। ठीक है जी। चलिए अब जो है एक चीज आपको राहु केतु का बता देते हैं। राहु केतु का शायद यहाँ नहीं। चलिए राहु की बात करते हैं। गुरुजी ये कोष्टक हमें मिल जाएगा? कोष्ठक आपको मिल जाएगा मतलब? ये जो उच्च राशि का कौन से राशि में उच्च है और नीच? हाँ सभी किताबों में दिया गया, ये बेसिक है, ये सबसे जरूरी है, सबसे बेसिक है, ये याद करने वाला है ना? हाँ जी। राहु को कहीं देखिए, राहु और केतु इन पर हमने ज्यादा बात अभी तक नहीं किया है और अभी हम ज्यादा बात इन पर करेंगे भी नहीं। इन पर बात हम करेंगे कल। हमने शुरू से आज तक इन पर हमने कोई बात नहीं किया है। राहु और केतु दोनों पर, इन पर हमने जो भी बात की बहुत संक्षिप्त बात की। तो ये छाया ग्रह है, इसलिए इनको ग्रह नहीं माना जाता, इनको छाया ग्रह माना जाता है। इनकी छाया पड़ती है। तो मैंने आपको बताया था कि इनकी छाया पड़, अब छाया जो है जब आप देखेंगे धूप में खड़े होते हैं तो उसकी छाया पड़ती है, परछाई पड़ती है। तो उस परछाई का क्या वैल्यू रहता है? वो केवल परछाई है, दिखाई पड़ता है लेकिन होता नहीं, इसीलिए इसको भ्रम कारक भी कहा गया है। और इसीलिए इसका सीधा प्रभाव दिमाग पर है, मस्तिष्क पर। भ्रम का स्थान, भ्रम का घर वही होता है। तो ठीक है, राहु को कन्या राशि का स्व राशि माना जाता है।
जब कन्या राशि स्वराशि का होगा तो नीच जो है कन्या राशि इसकी स्वराशि है, और वृश्चिक राशि को इसका उच्च का माना जाता है। कई कई अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग जगह भी प्रमाण है ना। तो नीच राशि किसकी इसकी क्या हो जाएगी, मीन हो जाएगी ना। जी गुरुजी। हाँ, अब केतु का इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए। वैसे कहीं कहीं केतु का धनु भी मानते हैं जी। तो राहु नीच का किसमें होगा गुरु जी? कर का तो उच्च का होगा। किसमें उच्च का होगा? राहु गुरु जी पुनः रिपीट कर दीजिए, आवाज नहीं सुन पाए। जी ये जो है राहु वृश्चिक राशि में उच्च का माना जाता है। मैंने बताया था आपको, राहु के न तो कोई इसका, न तो इसके पास कोई राशि है, न तो कहीं का उच्च है, न कहीं का नीच का है। ये केवल छाया ग्रह से केवल छाया पड़ती है, तो इसके पास जब छाया का कोई घर थोड़ी न होता है, तो इसीलिए केवल अनम्यूट है उधर, देख लो। तो जो है ये वृश्चिक राशि का जस्ट अपोजिट साथ में कौन सी राशि पड़ेगी बोलिए? हाँ, तो कन्या, ये राहु का जो है इसकी नीच राशि कौन हो जाएगी? वृषभ। लेकिन वास्तव में वैसा होता नहीं है। ये राहु और केतु के पास कोई विशेष न तो अपना घर है न इत्यादि, बस फलादेश करने के लिए, मानने के लिए बोलते हैं। तो कन्या राशि का ये राहु बहुत अच्छा माना जाता है। राहु का स्वभाव मंगल और शनि जैसा होने के कारण कुछ लोग वृश्चिक राशि से भी उच्च का मानते हैं, इसको वृश्चिक राशि का उच्च का मानते हैं। ठीक है, इत्यादि। 35 कुंडली चलिए, चार तो भी यहाँ से निकलते ही 4 कुंडली इसमें आ जा, 4 इसमें आ जा, 8 4 इसमें आ जा, 12 और 4। हाँ, तो ठीक है। अब हम लोग आज की कक्षा में ही देते हैं विराम। कल हम लोग चर्चा करेंगे राहु और केतु पर, विशेष चर्चा करेंगे। ठीक है गुरुजी, एक बार केतु का बता दीजिए ना प्लीज। केतु का जस्ट इसका उल्टा, मीन राशि का उच्च का वो हो गया, मीन राशि उसका अपना हो गया, कन्या अपोजिट हो गया। वृश्चिक राशि अगर इसका उच्च है तो वृषभ राशि उसका हो जाएगा, है ना। लेकिन हम आपको इसके राहु केतु दोनों के विषय में, दोनों की वास्तविकता हम कल बताएंगे। ठीक है, विस्तार से, क्यों इनका राशि नहीं है, क्या स्थिति है, कैसे किस राशि में क्या बनेगी, क्योंकि ये बड़े मायावी पुरुष लोग हैं। तो इनकी माया को समझने के लिए आपको थोड़ा सा समय देना होगा। ठीक है, और बाकी प्रश्नोत्तरी आप लोगों ने पहले स्टार्टअप में कर ली है, तो बाकी प्रश्नोत्तरी अब आप लोग कल से लास्ट में करना है। आज की कक्षा को हम यही विराम देते हैं। यानी कोई प्रसन्न रहिए। प्रणाम गुरुदेव। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः गुरुजी। नमो नमः गुरुदेव। नमो नमः। नमो नमः गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। नमो नमः गुरुदेव।